Good afternoon, friends. Yesterday we had started an overview of CPC. In yesterday's lecture, we had seen that how a civil right, if it is infringed, it gives rise to a cause of action. How a cause of action becomes the basis of a suit. And how through a suit, we enter CPC. Yesterday we had discussed all these basic aspects. We had reached that point yesterday where when we enter CPC, I told you that CPC can be basically divided into three parts. The body, consisting of 158 sections. The schedule, which has 51 orders containing rules. And 8 appendices, which basically are the formats of various things like plaint, WS, etc. We discussed this in my previous lecture. Now, we had reached the stage where now we have to see that once we have reached CPC, where do we go? जैसा कि मैंने कल कहा, मैं कहां जाऊं, ये पहला क्वेश्चन है. पहले 25 सेक्शन जो हैं सीपीसी के, वो यही डील करते हैं कि मैं कहां जाऊं. इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पहला पॉइंट, कि क्योंकि एक इतनी बड़ी हायरार्की है कोर्ट्स की, तो पहला सेक्शन 15 से हम शुरू करेंगे. सेक्शन 15 कहता है कि जो लोएस्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट है वहां जाना है. Naturally, the question arises, what do we mean by competent? तो पहला टेस्ट तो कॉम्पिटेंसी का ये है कि क्या उसका पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन है, और यहां हम इन्वोक करते हैं सेक्शन 6 ऑफ सीपीसी. क्रिमिनल लॉ में क्या होता है? हायर द पनिशमेंट, हायर द कोर्ट. सिविल लॉ में क्या होता है? जितना बड़ा सूट का वैल्यू उतना बड़ा कोर्ट. फॉर एग्जाम्पल, पंजाब में अगर हम आए तो जो हमारा जूनियर डिवीजन जज है, उसकी जो पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन है वो 10 लाख है. तो 10 लाख से अगर ऊपर कोई सूट है, उसकी वैल्यू 10 लाख से ऊपर है, तो वो फिर उससे हायर कोर्ट में जाएगा. ये जो पेक्यूनरी जुरिसडिक्शंस हैं, ये तय की हुई है स्टेट ने. देयर इज अ सिविल कोर्ट्स एक्ट. नेचुरली उनका पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन तो बाद की बात है. पहले हम क्या करेंगे? पहले सूट का वैल्यूएशन करेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा ना कि इसकी वैल्यू क्या है. उसके लिए ऑल्सो आई वुड लाइक टू से, एक हमारे पास सूट्स वैल्यूएशन एक्ट है 1887 का. तो वो जो हमारा सूट्स वैल्यूएशन एक्ट है, उसका बेसिस एक है हमारे पास. उसके अंदर बहुत सारे अमेंडमेंट्स भी हैं. हमें पता चलता है कि इस सूट का वैल्यूएशन क्या है. उस सूट का वैल्यूएशन के बाद जिस कोर्ट में जा रहे हैं, क्या उस कोर्ट का पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन है उस चीज को लेने का, यह एस्पेक्ट निकलता है. तो इसका मतलब है मैं कहां जाऊं. पहला एस्पेक्ट, लोएस्ट कोर्ट में, सेक्शन 15. लोएस्ट कोर्ट सिर्फ नहीं लिखा है, कॉम्पिटेंट. तो कॉम्पिटेंसी का एक टेस्ट क्या है? उसका पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन, जो हम देखेंगे सेक्शन 6 में. अब चलो, हमें पता चल गया जी, हम लोएस्ट कोर्ट में आ गए, पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन भी है उसका, वो भी सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि मैं किस चीज का सूट डाल रहा हूं. इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो, मूवेबल प्रॉपर्टी है वो, कि देयर इज रॉन्ग टू अ पर्सन. अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो फिर हम सेक्शन 16 में जाते हैं सीपीसी के. सेक्शन 16 क्या कहता है? कि जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी का रिकवरी का मामला है, पार्टीशन का मामला है, मॉर्गेज का मामला है,
या कोई इंटरेस्ट है उसी मूवेबल प्रॉपर्टी पे। ऐसे केसेस में जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहां सूट डालेंगे। बट सपोज जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो डिफेंडेंट के कब्जे में है और डिफेंडेंट को पार्टी बनाए बिना या उसकी प्रेजेंस के बिना सूट आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसे केसेस में एक प्रोवाइजो भी देता है हमें सेक्शन 16 कि हम अब वहां भी सूट डाल सकते हैं जहां डिफेंडेंट रहता है या जहां वो काम करता है। ये चॉइस प्लेंटिफ की है। एक चीज हमेशा याद रखनी है, प्लेंटिफ इज ऑलवेज द डोमिनस लिटस, ही इज द कैप्टन ऑफ द शिप। उसका इंफ्रिंजमेंट हुआ है, वो रो रहा है, ही हैज कम। सो ऐसे केसेस में जहां वो रो रहा है, वो कैप्टन है शिप का, तो नेचुरली चॉइसेस हम उसको ज्यादा दे रहे हैं। दिस वी मस्ट ऑलवेज रिमेंबर। नाउ सपोज अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो एक से ज्यादा जुरिस्डिक्शन में है, आधी प्रॉपर्टी चंडीगढ़ में है और आधी प्रॉपर्टी मोहाली में है, तब कहां जाए? ऐसे केसेस में चॉइसेस कहीं भी चले जाओ। यह चीज हमें क्लियर करता है सेक्शन 17। तो सेक्शन 17 हमें बताता है कि जहां पे कोई भी प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक से ज्यादा जुरिस्डिक्शंस में है, तो देन द प्लेंटिव अगेन हैज अ चॉइस टू पुट इट अप इट एनी ऑफ द प्लेसेस। अगर बाई चांस कोई नई जगह बनी है और अभी कंफ्यूजन है, वहां पे अनसर्टेनिटी है, तो उसका पूरा लॉ सेक्शन 18 में आ जाता है। फिर वो प्लेंटिव कहां जाएगा, वो भी क्लैरिटी सेक्शन 18 में आ जाती है। बट जहां पे मामला है रॉन्ग हो गया एक मूवेबल प्रॉपर्टी के खिलाफ या पर्सन के खिलाफ और कंपनसेशन का मामला है, ऐसे केसेस में वी हैव सेक्शन 19 कहता है, एक प्रिंसिपल तो बिल्कुल बेसिक है, जहां पे भी रॉन्ग होता है एक जुरिस्डिक्शन तो वो हमेशा होती है। सो वेयर एवर द रॉन्ग वॉज कमिटेड और जहां डिफेंडेंट रहता है या काम करता है। सो बेसिकली अगर हमने देखा कि अगर मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो कायदे से मोस्टली मैं कहां जाऊंगा, जहां मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और जहां मूवेबल प्रॉपर्टी है या पर्सन के खिलाफ रॉन्ग है और उसके कंपनसेशन का मामला है, तो फिर मैं जाऊंगा या तो जहां पे रॉन्ग हुआ था और या जहां डिफेंडेंट रहता है या काम करता है। वंस वी आर क्लियर विद दीज थिंग्स, अब बहुत सारे ऑब्जेक्शंस अराइज हो सकते हैं। एक से ज्यादा डिफेंडेंट है, एक कहीं रहता है, एक कलकत्ता रहता है, एक बॉम्बे रहता है। अब वो कहेगा सर जान के तंग करने के लिए प्लेंटिव मेरे को जान के ऐसी जगह डाल रहा है जहां मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। तो इसीलिए वी हैव सेक्शंस 21 टू 25 जो डील करते हैं ऑब्जेक्शंस। और ऑब्जेक्शंस के बाद क्या होगा? नेचुरली ट्रांसफर, सूट का ट्रांसफर कर दो। तो इसीलिए ऑब्जेक्शंस एंड ट्रांसफर्स हमारे पास आ जाते हैं सेक्शन 21 से लेकर सेक्शन 25 तक। तो इसमें ऑल ट्रांसफर्स बाय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, बाय हाई कोर्ट, इवन बाय सुप्रीम कोर्ट, ये सारा डेल्ट हो जाता है सेक्शन 25 तक। तो हमने देखा मैं कहां जाऊं। पहला पॉइंट, लोएस्ट कोर्ट में जाऊंगा। सेकंड पॉइंट, कॉम्पिटेंट कोर्ट होना चाहिए। कॉम्पिटेंट का एक पैरामीटर है पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। तीसरा एस्पेक्ट, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी है कि पर्सन का मामला है। ये नेक्स्ट पॉइंट आ गया। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या मेरा सब्जेक्ट मैटर सिविल नेचर का है? मैंने कल वाले लेक्चर में बताया था कि सिविल नेचर एक मच वाइडर वर्ड है सिविल प्रोसीडिंग से, एज पर द सुप्रीम कोर्ट। सो क्या मेरा सब्जेक्ट मैटर सिविल नेचर का है? सो सूट्स ऑफ अ सिविल नेचर, सो ऑल सब्जेक्ट मैटर शुड बी कंसर्निंग टू मैटर्स ऑफ सिविल नेचर।
सेक्शन 9 में एक बड़ी इंपॉर्टेंट आगे लाइन आती है, अनलेस expressly or impliedly barred by law. Unless expressly or impliedly barred by law. क्वेश्चन उठता है, व्हाट आर द एक्सप्रेस बार्स? सेक्शन 1, सीपीसी नागालैंड में कई जगह लागू नहीं होगी। सीपीसी विशाखापट्टनम के बहुत सारे एरियाज में, गोदावरी के रीजन्स में, इन लक्षद्वीप, ऐसी जगहों पे कंप्लीटली लागू नहीं होगी। तो सेक्शन 1 में एक बार आ गया हमारा, वहां तो सीपीसी बाहर है। सेक्शन 4 में आ जाओ। सेक्शन 4 कहता है कि जहां पे स्पेशल या लोकल लॉज का प्रोसीजर है, जो आज भी लॉ है और मान रहे हैं, वहां चल रहा है, तो स्पेशल एंड लोकल लॉज का प्रोसीजर सीपीसी को ओवरराइड करेगा। एक चीज हमें याद रखनी है, स्पेशल और लोकल लॉज एज अ जनरल रूल ओवरराइड जनरल लॉज। स्पेशल और लोकल लॉज चाहे सीआरपीसी में आ जाओ, इवन आईपीसी में आ जाओ, सेक्शन 5 में आ जाओ आईपीसी में, या सेक्शन 4 में आ जाओ सीआरपीसी में, स्पेशल या लोकल लॉज में जो प्रोसीजर होता है, या बाई चांस अगर जैसे कि मैंने बोला आईपीसी में सब्सटैंटिव लॉ है, तो वो हमेशा जनरल लॉ को सुपरसीड करता है। सीपीसी इज नो एक्सेप्शन। अगर हम सेक्शन 5 को देखें, ऑल रेवेन्यू मैटर्स आर नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सीपीसी। ऑल रेवेन्यू मैटर्स सेक्शन 5 बाहर करता है, एक्सप्रेस बार्ड। सिमिलरली अगर हम सेक्शन 7 में जाएं और 8 में जाएं, सेक्शन 7 एंड 8 डील विथ स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स। स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स बेसिकली कौन से कोर्ट्स होते हैं? जो छोटे मामलों को डील करते हैं, चाहे उनका पेक्यूनरी एस्पेक्ट देख लें या उनका वैसे एस्पेक्ट देख लें, वो छोटे मामले हैं, तभी उनका नाम स्मॉल कॉजेस है। दो तरह के स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स हैं, क्योंकि दो एक्ट्स हैं। प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स एक्ट है एंड प्रेसिडेंसीज स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स एक्ट। तो जो प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स हैं, सेक्शन 7 कहता है कि उनमें से कुछ प्रोविजंस सीपीसी के लागू नहीं होंगे। सो सीपीसी के बॉडी के कुछ सेक्शंस स्मॉल कॉजेस कोड जो प्रोविंसेस के हैं उनमें अप्लाई नहीं करेंगे। दिस हैज टू बी रेड विद ऑर्डर 50। ऑर्डर 50 भी ये चीज कहता है कि कुछ रूल्स अप्लाई नहीं करेंगे स्मॉल कॉजेस कोड्स ऑफ प्रोविंसेस को। सिमिलरली सेक्शन 8 में आते हैं। सेक्शन 8 क्या कहता है? सेक्शन 8 डील्स विद प्रेसिडेंसीज बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास। इनकी प्रेसिडेंसीज के जितने कोर्ट्स हैं, इन पे बाय एंड लार्ज सीपीसी अप्लाई नहीं करेगी, क्योंकि उनका अपना वेल लेड आउट लॉज हैं, सीपीसी अप्लाई नहीं करेगी। दिस हैज टू बी रेड विद ऑर्डर 51, लास्ट ऑर्डर हमारा। शेड्यूल 1 के कोई भी ऑर्डर कुछ को छोड़ के अप्लाई नहीं करेंगे ऑन प्रेसिडेंसीज स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स। तो सेक्शन 7 ऑर्डर 50, सेक्शन 8 ऑर्डर 51 बहुत लिमिटेड एप्लीकेशन करते हैं सीपीसी का ऑन स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स, चाहे वो प्रोविंशियल हो और चाहे वो प्रेसिडेंसीज के हों। और कौन से बार्स हैं? और बार्स हैं हमारे, बार्स टू द सेम सूट बाय द सेम पार्टीज। इनके अंदर हमारे पास 3 सेक्शंस हैं। सेक्शन 10, मामला ऑलरेडी विचाराधीन है, इट इज ऑलरेडी रेस सब जुडिस, आप नहीं डाल सकते, बाहर है आपके ऊपर। मामला ऑलरेडी फाइनली डिसाइड हो चुका है,
दोबारा नहीं डाल सकते, टाइम वेस्ट क्यों करोगे आप? रेस जुडिकाटा लगता है ऐसे केसेस में सेक्शन 11 में, या फिर सेक्शन 12। और सेक्शन 12 बहुत बार पूछा गया है एंड स्टूडेंट्स नॉर्मली दे फॉल्टर ऑन दिस सेक्शन। सेक्शन 12 कहता है कि जो रूल्स हैं वो बार करते हैं सूट्स। तो बार्स लेड डाउन बाय द रूल्स इन द ऑर्डर्स ऑफ सीपीसी। कौन से ऐसे हैं? 4 ऐसे रूल हैं। ऑर्डर 2 रूल 2, ऑर्डर 9 रूल 9, ऑर्डर 22 रूल 9 एंड ऑर्डर 23 रूल 1। ये 4 रूल्स हैं जो बार लगाते हैं सूट्स पे। तो ये हमारे सारे बार्स थे जो एक्सप्रेस है। इंप्लाइड बार्स कौन से हैं? जो सेक्शन 9 कहता है ना कि एक्सप्रेस अदर अनलेस एक्सप्रेसली और इंप्लाइडली बार्ड बाय लॉ। इंप्लाइडली वो हैं जहां पे प्रोसीजर्स कंप्लीटली दिए गए हैं और प्रोसीजर्स देने के बाद वो पूरे वेल दे आर वेल इन वोग, अभी भी चल रहे हैं, वो अभी भी लॉ है वो। तो जहां प्रोसीजर्स लेट डाउन है, जैसे कि हमने देखा स्पेशल या लोकल लॉ में, तो वहां पे जरूरत नहीं है हमें सीपीसी लगाने की। सो दीज आर एक्सप्रेस एंड इंप्लाइड बार्स ऑफ लॉ। चलो जी, हमने सही कोर्ट में पहुंच गए, लोएस्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट में चले गए, पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन सही है, ना वो रेस सब जुडिस है मामला, ना वो रेस जुडिकाटा से हिट हो रहा है, ना कोई भी सेक्शन 12 के बार्स लग रहे हैं, ना ही वो रेवेन्यू का मामला है, ना ही वो स्पेशल या लोकल लॉ से हिट हो रहा है, और ना ही वो स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स का कोई मामला है। सब साफ सुथरा है। अब शुरू होता है सीपीसी का प्रोसेस। अब आते हैं हम सेक्शन 26 में। तो पहले 25 सेक्शन हमने क्या किया? कहां जाएं, वेयर टू गो। अब हमें पता चल गया हम सही जगह पहुंच गए हैं। अब आगे का प्रोसेस क्या है? सेक्शन 26 रेड विद ऑर्डर 4। सेक्शन 26 कहता है सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय अ प्लेंट। दो वर्ड्स आ गए जो इसके स्पेसिफिक है। एक वर्ड आ गया सूट, जो कल हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, और अब दूसरा वर्ड आया है पहली बार, प्लेंट। प्लेंट वर्ड यूज हुआ है। पिटीशन क्यों नहीं कर दिया? एप्लीकेशन क्यों नहीं कर दिया? सो प्लीज रिमेंबर, प्लेंट सीपीसी की स्पेसिफिक पिटीशन है। सो व्हेन डज अ पिटीशन बिकम अ प्लेंट? उसके लिए हमें जाना पड़ेगा ऑर्डर्स में। एक पिटीशन में कौन सी पार्टीज जुड़ सकती हैं, कौन सी पार्टीज को कैसे जोड़ा जा सकता है? ऑर्डर 1। तो पिटीशन में पार्टीज कैसे जुड़ेंगी? ऑर्डर 1। कौन से क्लेम्स मांग सकता हूं? ऑर्डर 2। सो मेरी पिटीशन में मैं कौन से क्लेम्स मांग सकता हूं, कैसे मांग सकता हूं, कैसे क्लब करना है, कौन से मांगने हैं, अगर ना मांगा तो क्या हो जाएगा? ऑर्डर 2। प्रिंसिपल्स क्या है, ब्रॉड प्रिंसिपल्स क्या है? पूरा किताब की किताब लिख दी मैंने प्लेंट की, कि जी जब मैं सुबह उठा, मेरा आज बड़ा बुरा दिन था, मैं बिस्तर के लेफ्ट साइड से रोज उतरता था, आज राइट तरफ से उतरा है। ऐसी वाहियात बातें लिख सकता हूं क्या मैं? ब्रेविटी चाहिए, कंसाइज चाहिए। ये कहां पता चलेगा? प्रिंसिपल्स में। ऑर्डर 6।
तो प्रिंसिपल्स क्या हैं इस पिटीशन के? ऑर्डर 6। और फाइनली इसका फॉर्मेट क्या है? इसके अंदर अगर रिटर्न करना है, रिजेक्ट करना है, कंटेंट्स क्या हैं, इसके पार्ट्स क्या क्या हैं, ये सारा डिटेल्स ऑफ अ प्लेंट। ऑर्डर 7। तो एक पिटीशन प्लेंट कब बनती है? जब उसमें पार्टीज ऑर्डर 1 की तरह जोड़ी जाएं, उसके क्लेम्स ऑर्डर 2 की तरह लगाएं, उसके प्रिंसिपल्स ऑर्डर 6 में हमने फॉलो किए हैं, और उसका पूरा मजनूम, उसका पूरा का पूरा फॉर्मेट, उसका पूरा का पूरा एस्पेक्ट्स हमने ऑर्डर 7 में कवर किया है। अब मेरा प्लेंटिफ का काम खत्म। अगला स्टेप क्या होना चाहिए कॉमन सेंस से? बुलाओ अब दूसरी पार्टी को। उसको बुलाएंगे। बुलाने का तरीका 3 सेक्शन और 1 ऑर्डर। क्या तरीका होता है? डिफेंडेंट हो गया वो आदमी जो बुला रहे हैं, उसको बुलाने का तरीका है समन्स। तो वो सेक्शन 27, 28, 29, ऑर्डर 5। समन का तरीका, सर्विस का तरीका, कंटेंट्स ऑफ अ समन, सब्स्टिट्यूटेड सर्विस वगैरह वगैरह सारा कुछ। तो डिफेंडेंट को बुला रहे हैं हम। 27, 28, 29 सेक्शन रेड विद ऑर्डर 5। अब एक क्वेश्चन उठता है, क्या पार्टी को खुद आना पड़ेगा, क्या और कोई भी आ सकता है? तो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के लिए एक चीज कॉमन हो गई कि पार्टीज के लिए 3 लोग आ सकते हैं, या तो पार्टी खुद आए, या उनका रिकॉग्नाइज्ड एजेंट आए, और या उनका प्लीडर उनको रिप्रेजेंट करे। इसके लिए बना है ऑर्डर 3। तो प्लेंट सेक्शन 26, उसमें कितनी तरह प्लेंट की कॉपीज कितनी होंगी, रजिस्टर में एंट्री की जाएगी प्लेंट की, ऑर्डर 4। तो 26 ऑर्डर 4। प्लेंट वर्ड क्यों यूज्ड है? पिटीशन प्लेंट कब बनती है? जब वो फॉलो करती है ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 6, ऑर्डर 7। बॉल दूसरे पाले में गई, डिफेंडेंट को हमने बुलाया, सेक्शन 27, 28, 29, ऑर्डर 5। कौन कौन आ सकता है? ऑर्डर 3, मैं खुद, मेरा रिकॉग्नाइज एजेंट, या मेरा प्लीडर। अब जी डिफेंडेंट आ गया, हमने बुला लिया, डिफेंडेंट साहब पहुंच गए। अब डिफेंडेंट क्या करेगा? अपना जवाब देगा। उसके जवाब को हम कहेंगे रिटन स्टेटमेंट, WS। रिटन स्टेटमेंट के प्रिंसिपल्स क्या होंगे? अब पता चला उसने भी रिटन स्टेटमेंट एक पूरी किताब लिख दी। वी कांट वेस्ट द टाइम ऑफ द कोर्ट। इसीलिए प्रिंसिपल्स चाहे प्लेंट के हों चाहे रिटन स्टेटमेंट के हों, वो सेम है, और दोनों को गवर्न करता है ऑर्डर 6। तो अब जो डिफेंडेंट आया अपनी रिटन स्टेटमेंट लेके, वो आता है अब हमारे पास ऑर्डर 8 में। अब रिटन स्टेटमेंट के 3 पार्ट्स हैं। रिटन स्टेटमेंट में एक तो मेरा जवाब है, जो मुझे डिफेंडेंट ने, जो मेरे प्लेंटिव ने जो मेरे ऊपर लगाए हैं लांछन, उनका मैं जवाब दे रहा हूं कि नहीं सर मैं कंटेस्ट करूंगा, डिस्प्यूटेड है। एक ये होता है कि सर अगर वो मेरे से पैसे मांग रहा है, मैं भी उससे मांग रहा हूं, चलो बराबरी कर देते हैं, वो मेरा और उसका काट देते हैं पैसा। इसको कहते हैं सेट ऑफ। तो वो अपने WS में कहेगा सर मैं मानता हूं उसके बात, पर सर वो ये चीज नहीं लिख रहा कि उसने भी मेरे पैसे देने हैं। सेकेंड पॉइंट आ गया। थर्ड एस्पेक्ट कि सर वो क्या मेरे से मांगता है, मैं मांगता हूं। तो यानी कि डिफेंडेंट की प्लेंट। अब डिफेंडेंट की प्लेंट वर्ड तो हम क्यों टाइम वेस्ट करें, हम WS में ही उसकी प्लेंट डाल देंगे। मैं गलत वर्ड यूज कर रहा हूं यहां पे क्योंकि WS की बात कर रहा हूं, पर WS में उसका काउंटर क्लेम डाल देंगे। तो WS में हैव 3 पार्ट्स। इट मे बी अ प्योर डिफेंस, इट मे बी अ डिफेंस प्लस अ सेट ऑफ, और
it may have a counterclaim from my side. In that, when I put up a counterclaim, I naturally don the mantle of a plaintiff. चलो जी, अब डिफेंडेंट ने अपना जवाब दे दिया. नेक्स्ट स्टेप क्या है? आ जाओ पार्टीज कोर्ट में. अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज. आ गई दोनों, गुड इनफ. प्लेंटिव आ गया, डिफेंडेंट नहीं आया. डिफेंडेंट आ गया, प्लेंटिव नहीं आया. नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टीज. इसके लिए बना है ऑर्डर 9. सो ऑर्डर 9 हमें बताता है अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टीज. ऑर्डर 9 तक आके अभी तक देखो कोर्ट का रोल शुरू नहीं हुआ है. अब ऑर्डर 10 में कोर्ट का रोल शुरू होता है. तो अब देखो, पहले 25 सेक्शन हमने क्या देखा, कहां जाऊं. प्लेंट आ गई, प्लेंटिव आ गया. सेक्शन 26 रेड विद ऑर्डर 4. प्लेंट का क्या सिस्टम होगा? ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 6, ऑर्डर 7. डिफेंडेंट को हमने बुला लिया ऑर्डर 5 में. उसने अपना जवाब दे दिया ऑर्डर 8 में. पार्टीज आ गई या नहीं आई? ऑर्डर 9 में. कोर्ट का काम शुरू ऑर्डर 10 में. कोर्ट का काम क्या शुरू होगा? पहली बार फर्स्ट हेयरिंग. फर्स्ट हेयरिंग में वो क्या करेगा? जो कोर्ट अपना, अगर मैं एक रफ क्रूड पैरेलल लूं, जो कोर्ट अपना काम करता है 190 सीआरपीसी में, अपना माइंड क्लियर करेगा. माइंड क्लियर करने के लिए अगर उसको कोई कंफ्यूजन है, तो जो उसके पास मटेरियल है, प्लेंट है, डब्ल्यूएस है, जो भी मेरे पास प्लीडिंग्स हैं, उनसे अपना माइंड क्लियर करेगा. नहीं होती हैं तो पूछताछ करेगा और बोलेगा नहीं, इसको क्लियर नहीं है, तुम्हारी जो प्लीडिंग है मुझे समझ नहीं आ रही, इसको और क्लियर करो. ये सब ऑर्डर 10 में. एक चीज और, ऑर्डर 10 में सपोज उसको लगता है दोनों पार्टीज आराम से मान जाएंगी, इनमें बड़ी आराम से ठीक हो सकता है मामला. ऐसे केस में क्या करेगा? एडीआर में भेज देगा. ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के जो तरीके हैं सेक्शन 89 सीपीसी में, वो यहां भेज देगा कि अब तुम वहां जाके लोक अदालत में जाके या आर्बिट्रेशन में जाके या मीडिएशन में जाके अपना मामला निपटा लो. कोर्ट ने अपना माइंड क्लियर किन चीजों से? जो उनको उसके पास प्लीडिंग्स थी. जब प्लीडिंग्स आई, अब पार्टी कहती है सर इसने, पार्टी ने चीजें छुपाई हैं, मैं जवाब कहां से दूं? इसने तो बहुत सारी चीजें छुपाई हैं, इसने कागज भी छुपाए हैं, फैक्ट्स भी छुपाए हैं. तो ऑर्डर 11 में द कोर्ट अलाउज द पार्टी टू इशू इंटेरोगेटरीज. फैक्ट्स बताओ जी हमें. तो फैक्ट्स कैसे बताऊं? मैं आपको इंटेरोगेटरी भेजता हूं, उसका जवाब दो. ए. बी, अगर मुझे कागज चाहिए तो डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स. मुझे कागज दो, मैं देखता हूं, अपना उसका बाद में अपना जवाब दूंगा. तो ऑर्डर 11 में हम क्या करते हैं? जो भी फैक्ट छुपाए गए हैं उनको इंटेरोगेटरी अलाउ कर देते हैं, और जो भी डॉक्यूमेंट छुपाए गए हैं उनकी डिस्कवरी अलाउ कर देते हैं. अब एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो जो चीजें हम एडमिट करते हैं वो प्रूव करने की जरूरत क्या है? सेक्शन 58 एविडेंस एक्ट कहता है कि अगर कोई चीज एडमिट कर ली गई तो उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है. तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम अगर एडमिट कर लें तो उनको हम फालतू में क्यों, उनको हम एडजुडिकेट उन पे क्यों करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे प्रॉब्लम है कि मैंने आपकी तनख्वाह नहीं दी, पर इसमें कोई शक नहीं, मैं मानता हूं कि आप मेरी नौकरी कर रहे थे. अब ये चीज हम क्यों प्रूव करेंगे? हाँ जी, पहले ये प्रूव करो मैं उसकी नौकरी कर रहा था. तो हम क्या करेंगे? आपसे एडमिशंस मांग लेंगे जिन पे कोई विरोधाभास नहीं है, जिन पे कोई हमारा कोई आपस में कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं है, कोई कंफ्यूजन्स नहीं है, वहां मैं आपको एडमिट कर दूंगा, तो मामला छोटे हो जाएंगे. तो मेरे जब मैं इश्यूज फ्रेम करूंगा, जो चीजें एडमिट हो गई हैं उनको हमें लाने की जरूरत नहीं है, हम खत्म कर देंगे वहीं पे. दैट इज द रीजन वाई ऑर्डर 12 एडमिशंस.
एडमिशंस हम मांगेंगे उनसे, वो या तो डिनाई करें या नॉन डिनाइल, अगर नहीं डिनाइल होता तो वो भी डीम्ड एडमिशंस, वो हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो ऑर्डर 12 में क्या हो गया, हम आपके एडमिशंस सॉलिसिट करते हैं और अगर एडमिशंस आ गए तो देन वो मामला खत्म, इट्स नो लॉन्गर एन इशू। अब उसमें अब बहुत सारा सिविल लॉ में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। सिविल लॉ में अगर हम देखें, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स डालने हैं, उनका एंडोर्समेंट्स करने हैं, अगर कोई ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो जाली डॉक्यूमेंट्स हैं फॉर एग्जांपल, तो उनको हमें इंपाउंड भी करना है, फिर बाद में आप ओरिजिनल ले रहे हैं तो आपको रिटर्न भी करना है। ये सारा लॉ हमें एक ऑर्डर में देना पड़ेगा। ये सारा लॉ हम देते हैं सेक्शन 30 रेड विद ऑर्डर 13। तो 13 ऑर्डर में रेड विद सेक्शन 30 पूरा लॉ रिगार्डिंग प्रोडक्शन, एंडोर्समेंट्स, इंपाउंडिंग, रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये सारा लॉ आ जाता है। ऑर्डर 13 में आके अब सारा कुछ क्लियर है, अब कंफ्यूजन्स नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट आ गए, एडमिशंस आ गए, क्लैरिफिकेशंस हो गई, इंटेरोगेटरीज के आंसर्स आ गए, डिस्कवरीज हो गई, सब कुछ हो गया। अब कोर्ट ने ट्रायल शुरू करना है। ट्रायल का सबसे पहला बेस क्या होता है, चाहे क्रिमिनल लॉ आ जाओ चाहे यहां आ जाओ, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। इशू क्या है, कौन से इश्यूज हैं जिनको कोर्ट ने डिसाइड करना है। सीआरपीसी में चले जाओ, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, यहां आ जाओ, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। तो फ्रेम ऑफ इश्यूज अगला ऑर्डर, ऑर्डर 14। अब कई बार क्या होता है कि मैंने इशू फ्रेम किया, इशू है ही नहीं, या बहुत छोटा मामला है, वहीं के वहीं एक बार दोनों पार्टीज ने खत्म कर दिया। सो डिस्पोजल एट द फर्स्ट हियरिंग, ऑर्डर 15। तो पहले हियरिंग में अगर डिस्पोजल हो सकता है, गुड इनफ, ऑर्डर 15 में हमने कर दिया। नहीं हुआ, अब हमारा ट्रायल चलना है। ट्रायल किससे चलेगा, विटनेसेस चाहिए, तो विटनेसेस को बुलाएंगे हम ऑर्डर 16 में, 16 में। तो समन्स टू विटनेसेस, उनका अटेंडेंस वगैरह। तो वी विल गो टू सेक्शन 31 एंड 32। अगर बाई चांस विटनेस नहीं आता तो उसके खिलाफ हम क्या क्या कार्रवाई कर सकते हैं, सेक्शन 32। तो सेक्शन 31 एंड 32 रेड विद ऑर्डर 16। और बाई चांस विटनेस जेल में हो तो ऑर्डर 16A। चलो जी, विटनेस को हमने बुला लिया ऑर्डर 16 में। अब बाई चांस ऐसा विटनेस है जहां पे बहुत बड़ा, बहुत दूर है, बीमार है, हॉस्पिटल में आ नहीं सकता है, तो देन कमीशंस टू विटनेसेस, उनको हम कमीशन भेजते हैं। सी कमीशंस जो होती हैं वो बेसिकली सीपीसी में इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स है, सेक्शन 75, 76, 77 में आते हैं, वो देखते हैं। तो कमीशंस बहुत चीजों के लिए सीपीसी में भेजी जाती है, एक मौका देखना है, अकाउंट्स के लिए वगैरह वगैरह। तो उनके लिए ये इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स का प्रावधान है सेक्शन 75, 76, 77 में। और एक कमीशन है विटनेसेस से, वो जो नहीं आ सकता है उससे हम उसके घर जाके उससे बात कर लेंगे, उसका एविडेंसेस ले लेंगे। ये कवर होता है ऑर्डर 26 में। सो कमीशंस ऑफ विटनेसेस, अगर विटनेस आने में असमर्थ है तो देन सेक्शन 75, 76, 77 रेड विद ऑर्डर 26। चलो जी, विटनेसेस को हमने समन भेज दिए या उनके कमीशन से हम एविडेंस ले आए। विटनेसेस आ गए, वकील साहब नहीं आए, बीमार हो गए लोग, एडजर्नमेंट्स। तो ट्रायल में एडजर्नमेंट्स होती हैं, चाहे बहुत सारे चेंजेस अमेंडमेंट्स आए हैं, और एडजर्नमेंट्स का पूरा ऑर्डर है हमारे पास ऑर्डर 17। सो ऑर्डर 17 में एडजर्नमेंट्स। वैसे अब नए जो हमारे अमेंडमेंट्स है उसमें 3 से ज्यादा एडजर्नमेंट्स अलाउड नहीं है, बट आई होप ये चीज फॉलो हो अच्छी तरह।
चलो जी, अब एडजर्नमेंट्स भी नहीं हो रही, दोनों पार्टीज आ गई, दोनों वकील हैं, जज साहब बैठे हैं कुर्सी पे। अब ट्रायल क्या होता है? एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, और अगर जरूरत पड़े तो री एग्जामिनेशन। ऑर्डर 18, तो सारे एविडेंसेस हम लेते हैं ऑर्डर 18 में। नाउ प्लीज रिमेंबर, जैसे ही ट्रायल शुरू होता है, चाहे वो सीपीसी हो और चाहे वो सीआरपीसी हो, इंडियन एविडेंस एक्ट अपनी एंट्री मारता है। ट्रायल शुरू होते ही इंडियन एविडेंस एक्ट ऑटोमेटिकली साथ साथ हैंड इन हैंड चलना शुरू हो जाता है। सो ऑर्डर 18 में एविडेंसेस ले रहे हैं। कुछ एविडेंसेस सीपीसी अलाउ करता है कि हम विटनेसेस को बुलाए बिना उनके एफिडेविट से ले सकते हैं। ऑर्डर 19। यहां मैं एक चीज बताना चाहूंगा। ऑर्डर 19 इज एन एक्सेप्शन टू सेक्शन 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है कि एफिडेविट्स आर नॉट एविडेंस। ऑर्डर 19 कहता है कि हम एविडेंस एफिडेविट से ले सकते हैं। तो ये एक एक्सेप्शन है जो हमें हमेशा याद रखना है। तो कायदे से ऑर्डर 18 और ऑर्डर 19 में द ट्रायल, द टेकिंग ऑफ एविडेंसेस। चलो जी, एविडेंसेस खत्म। आखिरी ऑर्डर, ऑर्डर 20। अब क्या आएगा? जजमेंट, और सीपीसी में एक चीज अलग होती है, डिक्री। सो जजमेंट एंड डिक्री, ऑर्डर 20, सेक्शन 33। तो सेक्शन 33 ऑर्डर 20 में कायदे से जजमेंट आ गया। अब एक चीज जो सीपीसी में है, जो बहुत ज्यादा है सीआरपीसी से, वो है कॉस्ट्स। तो कॉस्ट भी मेरे जजमेंट में नेचुरली यू हैव टू शो। तो जहां मैंने कॉस्ट दिखाने हैं वहां पे ऑर्डर 20A आ गया, सेक्शन 35 आ गया। तो सेक्शन 35, 35A, 35B रेड विद ऑर्डर 20A। तो जजमेंट में सारे कॉस्ट आ गए, ऑर्डर 20A से आ गए हम। अब यह भी तो हो सकता है कि ट्रायल के दौरान कोई मर जाए, देयर इज अ डेथ। तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या सूट अबेट कर जाएगा? अबेटमेंट ऑफ सूट्स। मैरिज हो गई, क्या हालात चेंज हो जाएंगे? इंसॉल्वेंट हो गई पार्टी, क्या हालात चेंज हो जाएंगे? तो इन चीजों को, तो ड्यूरिंग द ट्रायल कोई मर गया तो उसका राइट टू सू बचा है कि नहीं? ये सारा लॉ ऑर्डर 22। सूट चल रहा है, पार्टीज में आपस में सुलह हो गई, बाहर आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो गया, कॉम्प्रोमाइज हो गया, एडजस्टमेंट हो गया, विड्रॉ कर लिया प्लेंटिफ ने। सो विड्रॉल, एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज ऑफ सूट्स, ऑर्डर 23 साथ जुड़े हुए हैं सारे। तो कायदे से कॉस्ट आ गए हमारे पास ऑर्डर 20A में। ट्रायल के दौरान कोई मर गया, अबेटमेंट ऑफ सूट्स, मैरिज हो गई, इंसॉल्वेंसी हो गई, ऑर्डर 22। और बाई चांस विड्रॉल कर लिया, एडजस्टमेंट कर लिया या कॉम्प्रोमाइज कर लिया, ऑर्डर 23। अब एक चीज और है जिनको हम सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स कहेंगे, वो भी ट्रायल के दौरान होती हैं। प्लेंटिफ को डर है कि डिफेंडेंट भाग जाएगा, सो प्लेंटिफ कहता है जी डिफेंडेंट को अरेस्ट कर लो सर, उसका जो प्रॉपर्टी अटैच कर ली जाए, सो दैट माई फ्रूट ऑफ डिक्री कैन बी रियलाइज्ड। ऑर्डर 38, सेक्शन 94 एंड 95 सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स। ट्रायल के दौरान जो इंटरलॉक्यूटरी प्रोसीडिंग्स होती हैं वो अब आ जाती हैं हमारी सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स, जो सेक्शन 94 और 95 में है। ये जो सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग क्या होती हैं?
वो प्रोसीडिंग्स जिनका कायदे से जजमेंट पे असर नहीं होता है। फर्क क्या है? सी दो वर्ड्स यूज्ड हैं, इंसिडेंटल प्रोसीडिंग एंड सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स। इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स वर्ड यूज है 75, 76, 77, और अब ये जो हमारा सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स हैं वो है 94, 95। फर्क क्या है? इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स का असर जजमेंट में दिखता है, सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स का असर जजमेंट पे नहीं होता। उसमें क्या क्या आ जाएंगी सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स? डिफेंडेंट को अरेस्ट करो सर, उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर दो, ऑर्डर 38। सर इंजंक्शन लगा दो टेम्परेरी, जब तक आप डिसाइड नहीं करे उस पर बिल्कुल यथास्थिति रख दो, स्टेटस क्यो रख दो, इंजंक्शन लगा दो, टेम्परेरी इंजंक्शंस, ऑर्डर 39। सर एक रिसीवर अपॉइंट कर दो जब तक मामला डिसाइड नहीं हो रहा है, ऑर्डर 40। तो ये सारी चीजें क्या हैं? इट्स अ पार्ट ऑफ माय ट्रायल, ये सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स है। सो एज अ रिजल्ट ये सारी चीजें आ जाती। दो चीजें और है जो मैं यहां बात करना चाहूंगा। कई बार क्या होता है कि डिफेंडेंट कहता है कि सर मैं अगर पैसा जमा करा देता हूं जो मेरे से प्लेंटिव मांग रहा है, तो सर मैं फिर इंटरेस्ट से बच जाऊंगा। कल को अगर ये जीत जाता तो मैं पैसा आपके पास जमा कराता हूं, पर फिर मेरा इंटरेस्ट लगना बंद हो जाएगा। तो वो क्या करता है, पैसा अपना जमा करा देता है कोर्ट में, और जिस दिन से वो पैसा जमा कराता है उस दिन से इंटरेस्ट बंद हो जाता है, ऑर्डर 24। इसका एक काउंटर पार्ट भी है। डिफेंडेंट कहता है सर तो ठीक है मैं लड़ रहा हूं, पर सर प्लेंटिव तो बाहर रहता है इंडिया से, कल को मैं जीत गया तो वो कॉस्ट देने कौन आएगा, हम उसके पीछे पीछे कहां भागेंगे। तो फिर ऑर्डर 25 में हम प्लेंटिव से कॉस्ट को एज ए सिक्योरिटी पहले रखवा लेते हैं। तो कायदे से ये पूरा ट्रायल है हमारा। तो एक बार हम क्विकली एक रिवाइज करें। पहले मैंने पता लगाया मैंने कहां जाना है। कहां जाने में मुझे सबसे लोअर कोर्ट में जाना है, सेक्शन 15। लोअर कोर्ट ही नहीं है, सबसे लोएस्ट के अलावा कॉम्पिटेंट होना चाहिए। कॉम्पिटेंसी का एक टेस्ट क्या है, पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन सेक्शन 6, सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन सेक्शन 9, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन खराब नहीं होनी चाहिए सेक्शन 1, इमूवेबल प्रॉपर्टी है सेक्शन 16, 17, 18, मूवेबल प्रॉपर्टी है सेक्शन 19, पर्सन का मामला है 19, कोई ऑब्जेक्शंस है 21 से 25। सेक्शन 9 में ऑल सूट्स ऑफ अ सिविल नेचर एक्सेप्ट दोज विच आर एक्सप्रेसली और इंप्लाइडली बार्ड बाय लॉ। एक्सप्रेस बार्स कहां है, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 7, सेक्शन 8, रेड विद ऑर्डर 50, 51। अब शुरू होता है प्लेंट, सेक्शन 26, ऑर्डर 4। प्लेंट प्लेंट क्यों बनती है? अगर वो ऑर्डर 1 से गवर्न हो रही है, ऑर्डर 2 से गवर्न हो रही है, ऑर्डर 6 के मुताबिक लिखी गई है, ऑर्डर 7 में आ गई है, प्लेंट आ गई। डिफेंडेंट को बुलाया हमने ऑर्डर 5 में, वो खुद आ गया या उसके रिकॉग्नाइज एजेंट आ गया या प्लीडर आ गया ऑर्डर 3 में। डिफेंडेंट अपना WS ले आया ऑर्डर 8 में, या अगर काउंटर क्लेम है वो भी ले आया, या सेट ऑफ है वो भी ले आया। अपेयरेंस ऑफ पार्टीज हो गई या नॉन अपेयरेंस हो गई ऑर्डर 9 में। नहीं आए, अगर प्लेंटिव नहीं आ रहा है तो डिसमिसल ऑफ सूट है, अगर डिफेंडेंट नहीं आ रहा है तो एक्सपार्टे ऑर्डर, एक्सपार्टे डिक्री आ जाएगी। कोर्ट का रोल शुरू हो गया ऑर्डर 10 में, फर्स्ट हियरिंग हो गई, माइंड क्लियर कर रहा है ADF में ADR में भेजना है तो ADR में भेज दिया। अगर प्लीडिंग्स में क्लियर नहीं है तो ऑर्डर 11 में हमने इंटेरोगेटरीज भेज दी, कागज को डिस्कवरी के लिए भेज दिया। एडमिशंस करवाने ऑर्डर 12 में चले गए, एडमिशंस करा लिया आपसे, वो मामला इशू से बाहर हो गया। सारे डॉक्यूमेंट्स का लॉ ऑर्डर 13 में आ गया, 14 में हमने फ्रेम कर दिए इश्यूज, 15 में अगर पहले मामले में काम मामला खत्म है तो खत्म वहीं पे, पहले उसमें ही खत्म। 16 में हमने ऑर्डर 16 में हमने विटनेसेस को समन भेज दिया, बुला लिया। ऑर्डर 17 में हमने एडजर्नमेंट्स करा दिए। ऑर्डर 18 में हमने एविडेंसेस लेने शुरू कर दिए। बाई चांस हमने एविडेंसेस थ्रू
एफिडेविट लेने हैं, ऑर्डर 19, और जजमेंट आ गया ऑर्डर 20, डिक्री आ गई ऑर्डर 20। कॉस्ट भी लगाने हमने उसमें तो ऑर्डर 20A में। कोई मर गया, अबेटमेंट ऑफ सूट्स, ऑर्डर 22। विड्रॉल है, कंप्रोमाइज है, एडजस्टमेंट है, ऑर्डर 23। डिफेंडेंट पूरा पैसा डालने को तैयार है ताकि इंटरेस्ट न लगे, ऑर्डर 24। प्लेंटिफ बाहर रहता है, कल को वो हार गया तो क्या गारंटी है कि वो कॉस्ट देगा, पहले उसे रखवा लेते हैं, ऑर्डर 25। सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग भी चलते हैं, इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स भी मिलते हैं, ऑर्डर 38 अरेस्ट एंड अटैचमेंट ऑफ डिफेंडेंट्स प्रॉपर्टी। इंजंक्शन, टेम्परेरी इंजंक्शन, ऑर्डर 39। रिसीवर, ऑर्डर 40। ये सारा पार्ट था ट्रायल का। ये मेरा सेकंड पार्ट था लेक्चर का। कल हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टूड एंड आई थिंक नाउ CPC should not appear like a monster. It's a very simple subject. I hope everybody's enjoyed it. If you have liked the lecture, please subscribe to my channel and please share it also. Thank you. God bless.